आज हम देख रहे हैं डिग कमांड के आउटपुट्स जो एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये कह ले नेटवर्क की दुनिया में झांकने का टूल है ना? जी बिल्कुल, बहुत बुनियादी लेकिन बहुत ताकतवर टूल है डिग। इंटरनेट कैसे डोमेन नेम्स को समझता है ये उसकी वजाहत करता है। हाँ, और हम खास तौर पर google.com की मिसाल लेंगे। देखेंगे कि जब हम टाइप करते हैं डिग google.com तो इसके जवाब में जो कुछ आता है उसका मतलब क्या है। जी, हमारा मकसद यही है कि इस टेक्निकल आउटपुट को थोड़ा आसान बनाएं। समझ लें कि ये नाम से आईपी एड्रेस तक का प्रोसेस ये होता कैसे है। बिल्कुल, हम इसके 3 आउटपुट्स देखेंगे। पहले सादा डिग google.com, ठीक है। फिर डिग प्लस शॉर्ट google.com जो बस फौरी जवाब देता है, अच्छा, और फिर डिग प्लस ट्रेस google.com वो पूरा सफर दिखाता है कदम ब कदम। हाँ, वो ट्रेस वाला काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, ये समझना वाकई जरूरी है क्योंकि इंटरनेट पे हम जो भी करते हैं उसकी शुरुआत इसी डीएनएस लुकअप से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी कमांड dig google.com। जब हम ये एंटर करते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है? देखें, असल में हम अपने कंप्यूटर के डीएनएस रिजॉल्वर से पूछ रहे हैं। रिजॉल्वर वो होता है जो हमारे लिए नाम को एड्रेस में बदलता है, जैसे हमारा आईएसपी देता है, या फिर पब्लिक वाले जैसे 9.9.9.9। अच्छा, हम उससे सीधा सवाल कर रहे हैं, भाई मुझे google.com का आईपी एड्रेस बताओ। बस इतनी सी बात है। ठीक। तो आउटपुट में सबसे पहले क्या नजर आता है? शुरू में कुछ लाइंस आती हैं। पहली लाइन डिग google.com, ये सिर्फ बताती है कि डिग का वर्जन कौन सा है और हम पूछ क्या रहे हैं, मतलब डीबगिंग के लिए कभी काम आ सकती है। ओके। फिर ग्लोबल ऑप्शंस प्लस CMD, ये बताता है कि हम डिफॉल्ट ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस CMD का मतलब है कि शुरू में ये थोड़ी सी इन्फो दिखा रहा है कमांड के बारे में। गॉट इट। फिर आती है गॉट आंसर, ये अच्छी खबर है, मतलब सर्वर ने हमारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया। हाँ, ये तो सीधा है, लेकिन आगे हेडर सेक्शन है status.no error। जी, ये माइनस हेडर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें status.no error सबसे अहम है, मतलब कोई गलती नहीं हुई, सब ठीक रहा, डेटा मिल गया। और ये ID 43825? ये एक यूनिक नंबर है, हर रिक्वेस्ट का अपना आईडी होता है। जब सर्वर जवाब भेजता है तो वो यही आईडी इस्तेमाल करता है, ताकि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट चल रही हों तो पता चले कौन सा जवाब किस सवाल का है। अच्छा, सेंस बनाता है। फिर वो फ्लैग्स हैं QR, RD, RA। हाँ, फ्लैग्स QRD RA। QR का मतलब है ये क्वेरी नहीं, रिस्पॉन्स है। ओके। RD का मतलब है रिकर्जन डिजायर्ड। हमने सर्वर से कहा था कि अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो तुम खुद आगे जाके पूछ लो। ओह, अच्छा। और RA का मतलब है रिकर्जन अवेलेबल। सर्वर कह रहे हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर काउंट्स हैं, एक सवाल पूछा 6 जवाब मिले। 6 जवाब। एक मिनट, इस पे आते हैं। अथॉरिटी 0, एडिशनल 1। जी, अथॉरिटी सेक्शन या खाली है एडिशनल सेक्शन में एक रिकॉर्ड है। ये आमतौर पर EDNS के लिए होता है। हाँ, अगली लाइन में EDNS का जिक्र है। ऑप्ट PS यूसो सेक्शन और UDP 1232। ये क्या चीज है? जी, ये ऑप्ट PS सूडो सेक्शन और ये EDNS UDP 1232 ये बताता है कि एक्सटेंडेड DNS यानी EDNS इस्तेमाल हो रहा है। एक्सटेंडेड DNS। हाँ, UDP 1232 का मतलब है कि ये सर्वर 1232 बाइट्स तक के UDP पैकेट्स हैंडल कर सकता है। पुराना DNS सिर्फ 512 बाइट्स तक सपोर्ट करता था। ओह। आजकल खास तौर पर जब DNS सेक सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं तो जवाब बड़े हो जाते हैं। EDNS इस लिमिट को बढ़ाने के लिए है, वरना TCP इस्तेमाल करना पड़ता जो थोड़ा स्लो होता है DNS के लिए। समझ गए। फिर क्वेश्चन सेक्शन है। जी, QUESA क्वेश्चन सेक्शन में बस वही है जो हमने पूछा था। google.com in A, यानी हमें google.com का IPv4 एड्रेस A रिकॉर्ड इंटरनेट क्लास इन में। ठीक है, और अब सबसे अहम हिस्सा आंसर सेक्शन। यहाँ 6 जवाब हैं, एक क्यों नहीं? गूगल के 6 एड्रेसेस हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, पहला रिकॉर्ड है google.com 125 in A 74.125.200.138। इसमें डोमेन है google.com। फिर 125 है TTL। टाइम टू लिव, इसका मतलब है ये रिकॉर्ड आपके लोकल DNS कैशे में 125 सेकंड तक सेव रहेगा। अगर इस दौरान दोबारा पूछा जाए
तो सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं, कैश से ही जवाब मिल जाएगा। फिर IN इंटरनेट क्लास A यानी IP4 एड्रेस और आखिर में असल IP एड्रेस। ओके, 125 सेकंड तक कैश में, और बाकी 5? वो भी ये रिकॉर्ड्स हैं। जी बिल्कुल, वो भी ए रिकॉर्ड्स हैं, बस उनके IP एड्रेसेस मुख्तलिफ हैं। गूगल जैसी बड़ी सर्विसेज अक्सर ऐसा करती हैं। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। क्या है वो? पहला है लोड बैलेंसिंग, मतलब ट्रैफिक को मुख्तलिफ सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर सब लोग एक ही सर्वर पे जाएंगे तो वो ओवरलोड हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी बिल्डिंग के अलग अलग दरवाजे हों। सही मिसाल दी आपने। और दूसरा रीजन है रिडंडेंसी या हाई अवेलेबिलिटी। अगर खुदा न खास्ता एक सर्वर डाउन हो जाए तो बाकी सर्वर्स तो चल रहे होते हैं ना, सर्विस रुकती नहीं। अच्छा, तो कंप्यूटर इन 6 में से कोई एक चूज करता है? जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर लिस्ट में से कोई एक IP उठाकर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, राउंड रॉबिन या किसी और तरीके से। समझ गई, लोड बैलेंसिंग और फेल सेफ के लिए। बहुत खूब। अच्छा, आखिरी हिस्से में कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं, क्वेरी टाइम वगैरह? जी, आखिरी लाइंस में परफॉर्मेंस की डिटेल्स हैं। क्वेरी टाइम 76 मिलीसेकंड्स, मतलब सवाल भेजने से जवाब मिलने तक 76 मिलीसेकंड्स लगे। ये नेटवर्क और DNS सर्वर की स्पीड का अंदाजा देता है। 76 मिलीसेकंड्स काफी तेज है। हाँ, फिर सर्वर 9.9.9.9 #53 9.9.9.9 UDP। इसने बताया कि हमने 9.9.9.9 वाले DNS सर्वर से पूछा था पोर्ट 53 पर UDP प्रोटोकॉल के जरिए। 9.9.9.9 ये क्वाड 9 वाला है ना? जी, ये क्वाड 9 पब्लिक DNS है। फिर व्हेन बताता है कि क्वेरी कब की गई थी, UTC टाइम में। और MSG साइज RCVD 135। ये बताता है कि जो जवाब मिला उसका साइज 135 बाइट्स था। बस ये स्टैटिस्टिक्स हैं। वाह, ये तो काफी तफसील थी दी google.com में। लेकिन अगर किसी को ये सब नहीं चाहिए हो, सिर्फ IP एड्रेसेस देखने हो फौरन, उसके लिए वो प्लस शॉर्ट वाला ऑप्शन था ना? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप टाइप करें dig+short google.com तो आउटपुट बहुत मुख्तसर हो जाता है। क्या दिखाता है फिर? वो सिर्फ असल डेटा दिखाता है, यानी इस केस में सिर्फ वही 6 IP एड्रेसेस जो हमें पहले मिले थे। बस कोई हेडर नहीं, कोई स्टैट्स नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो सीधा जवाब। जी, ये स्क्रिप्टिंग में बहुत काम आता है। अगर आपको किसी स्क्रिप्ट में सिर्फ IP चाहिए तो ये कमांड बेस्ट है, या बस जल्दी से IP देखना हो। हाँ, ये तो वाकई सीधा साधा है। चले अब आते हैं उस कमांड पर जिसका मुझे इंतजार था, dig+trace google.com। आपने कहा था ये पूरा सफर दिखाती है, जैसे कोई डिटेक्टिव स्टोरी। सही कहा था। और प्लस ट्रेस ऑप्शन डिग को ये कहता है कि वो लोकल कैश को भूल जाओ। अच्छा, कैश इस्तेमाल नहीं करता? नहीं, वो बिल्कुल शुरू से शुरू करता है। DNS की पूरी हायरार्की को फॉलो करता है। पहले रूट सर्वर से पूछता है, फिर TLD सर्वर से, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर से, कदम ब कदम। जैसे एड्रेस पूछते पूछते सही घर तक पहुंचना। बिल्कुल वही मिसाल है। पहले मुल्क पूछा, रूट, फिर शहर पूछा, TLD, फिर मोहल्ला और घर का नंबर, अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो ट्रेस में क्या दिखता है? शुरू में वही हेडर वगैरह आता है, फिर असल सफर शुरू होता है। पहला कदम, रूट सर्वर्स। सबसे पहले डिग आपके लोकल रिजॉल्वर से, जैसे 9.9.9.9 पूछता है कि रूट नेम सर्वर्स कौन से हैं। जवाब में डॉट यानी रूट जोन के लिए NS नेम सर्वर रिकॉर्ड्स की लिस्ट आती है। ये a.root-servers.net, b.root-servers.net वगैरह होते हैं। इंटरनेट के डायरेक्टरी का टॉप लेवल है ये। पूरी दुनिया के लिए? जी हाँ, और साथ में RRSIG रिकॉर्ड भी होगा। ये DNSX सिग्नेचर है। DNSX सिक्योरिटी वाली चीज? जी, DNS सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ये RRSIG इस बात की तस्दीक करता है कि ये रूट NS रिकॉर्ड्स की लिस्ट असली है, किसी ने बदली नहीं। अच्छा, तो पहला कदम रूट सर्वर्स का पता चला, फिर दूसरा कदम TLD.com सर्वर्स। अब डिग इनमें से किसी एक रूट सर्वर को पकड़ता है, मसलन c.root-servers.net को, और उससे पूछता है मुझे .com डोमेन के नेम सर्वर्स बताओ। क्योंकि हम google.com ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो रूट सर्वर जवाब में .com टॉप लेवल डोमेन TLD के नेम सर्वर्स की लिस्ट देता है, जैसे
k.gtldservers.net वगैरह। ठीक। यहाँ आपको .com के NS रिकॉर्ड्स के साथ एक DS रिकॉर्ड भी नजर आ सकता है। डेलीगेशन साइनर कहते हैं इसको। DS रिकॉर्ड, ये क्या करता है? ये भी DNSSEC का हिस्सा है। ये रूट जोन और .com जोन के दरमियान ट्रस्ट कायम करता है। यानी रूट सर्वर कह रहा है कि .com के ये जो NS हैं ये ऑथेंटिक हैं और DNSSEC यूज कर रहे हैं, और ये रहा उसका सबूत DS रिकॉर्ड। यहाँ भी RSIG रिकॉर्ड होता है इनकी तस्दीक के लिए। वाओ, हर स्टेप पे सिक्योरिटी चेक है। ओके, .com सर्वर्स का पता चल गया। अब तीसरा कदम, ऑथोरिटेटिव google.com सर्वर्स। अब डिग किसी एक .com TLD सर्वर से मसलन i.gtldservers.net से पूछता है, भाई google.com डोमेन के ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स कौन से हैं? अथॉरिटेटिव मतलब जिनके पास असल जवाब है। बिल्कुल, जिनके पास google.com का मास्टर रिकॉर्ड है। तो TLD सर्वर जवाब में google.com के अपने नेम सर्वर्स की लिस्ट देता है, जैसे ns1.google.com, ns2.google.com वगैरह। गूगल के अपने सर्वर्स। जी, यहाँ भी आपको DNSSEC के रिकॉर्ड्स जैसे NAC3 और RSIG मिल सकते हैं। इनका काम भी वही है, डेटा की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को यकीनी बनाना। NACG एक खास रिकॉर्ड है जो ये साबित करता है कि अगर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो ये बात भी क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइड है। मतलब ये भी पता चल सकता है कि कोई चीज नहीं है और ये बात भी पक्की है। जी, ये ऑथेंटिकेटेड डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस कहलाता है। कुछ अटैक्स को रोकने में मदद देता है। बहुत जबरदस्त। तो अब हम गूगल के नेम सर्वर्स तक पहुंच गए। आखिरी कदम? चौथा कदम, फाइनल आंसर। अब आखिर में डिग इनमें से किसी एक गूगल नेम सर्वर से मसलन ns1.google.com से डायरेक्ट पूछता है, मुझे google.com का ए रिकॉर्ड दो। और जवाब मिल जाता है। जैसे आउटपुट में होगा google.com 300 IN A 142.250.192.14। ये रहा फाइनल IP एड्रेस। इसकी TTL 300 सेकंड्स है। वेट, ये IP एड्रेस 142.250.192.14 पहली वाली डिग कमांड के रिजल्ट 74125.200.2143 से मुख्तलिफ है। हाँ, आपने नोट किया, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? लोड बैलेंसिंग की वजह से। गूगल के पास बहुत सारे सर्वर्स हैं। ऑथोरिटेटिव सर्वर ने इस वक्त ये वाला IP दिया। पहले जब हमने रिजॉल्वर से पूछा था तो उसने शायद कैश से या किसी और ऑथोरिटेटिव सर्वर से पूछकर कोई दूसरा IP दिया था। ये एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तो प्लस ट्रेस ने बिल्कुल रॉ सीधा ऑथोरिटेटिव सर्वर से जवाब ला कर दिया। जी, बिना किसी कैश के, पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए। लेकिन ट्रेस की आउटपुट में मुझे याद है कुछ नेटवर्क अनरीचेबल एरर्स भी थे। UDP setup.failed, क्या वो कोई मसला था? हाँ, अच्छा पॉइंट नोट किया आपने। ट्रेस के दौरान आपको ऐसी लाइंस मिल सकती हैं। जी। UDP setup with IPv6 address.failed, network unreachable। हाँ, ऐसी ही थी। ये आमतौर पर तब होता है जब डिग अगले सर्वर से IPv6 प्रोटोकॉल पर बात करने की कोशिश करता है। IPv6 नया वाला IP एड्रेस सिस्टम? जी, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर या नेटवर्क पर IPv6 ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं है या उस सर्वर तक IPv6 का रास्ता नहीं है तो ये एरर आता है। तो फिर काम कैसे हुआ? डिग इतना स्मार्ट है कि अगर IPv6 फेल हो जाए तो वो खुद ही IPv4 पर ट्राई करता है, जैसा कि हमारे केस में हुआ। उसने ns1.google.com से IPv6 पर कोशिश की, फेल हुई, फिर IPv4 पर कोशिश की और जवाब मिल गया। ओह, तो अगर हम IPv6 यूज नहीं कर रहे तो इस एरर से परेशान ना हो। बिल्कुल, अगर आप एक्टिवली IPv6 यूज नहीं कर रहे तो इन एरर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ये बस IPv6 की एक नाकाम कोशिश थी। वाह, तो डिग कमांड सिर्फ कुछ टेक्निकल टेक्स्ट नहीं है, ये तो वाकई एक पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे google.com जैसा नाम उस एड्रेस में बदलता है जो कंप्यूटर यूज करते हैं। जी हाँ, हमने पहले सादा लुकअप देखा, फिर वो प्लस शॉर्ट वाला फौरी जवाब और फिर प्लस ट्रेस के जरिए वो पूरा सफर रूट से TLD से ऑथोरिटेटिव तक। बहुत दिलचस्प। बिल्कुल। अगर हम इस सब को समराइज करें तो चंद पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। जी बताएं। पहला, डिग DNS को समझने और ट्रबल शूट करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। दूसरा, एक ही नाम के लिए मल्टीपल IPs होना आम बात है।
लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी के लिए। ठीक। तीसरा, TTL बताता है कि रिकॉर्ड कितनी देर कैश में रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, लेकिन अपडेट्स में थोड़ा टाइम लग सकता है। राइट। चौथा, प्लस ट्रेस DNS हायरार्की को वाजे करता है। रूट, TLD, अथॉरिटेटिव और दिखाता है कि क्वेरी असल में सफर कैसे करती है। और वो सिक्योरिटी वाली बात? हाँ, पांचवा पॉइंट, DNS सेक रिकॉर्ड्स जैसे RRSIG, DS डेटा की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को यकीनी बनाते हैं। ये इंटरनेट को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ये सब सुनने के बाद लिसनर के लिए सोचने के लिए आखिरी ख्याल क्या होगा? कोई ऐसी बात जिस पर वो मजीद गौर कर सकें? ये सोचें कि ये जो प्रोसेस हमने देखा, ये कितना बुनियादी है इंटरनेट के लिए। हर क्लिक, हर रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है। हाँ, ये तो है। और प्लस ट्रेस ने दिखाया कि इस सिंपल से काम में दुनिया भर में फैले कितने सर्वर शामिल हैं। रूट, TLD, अथॉरिटेटिव। अब जरा सोचें, अगर इस पूरी चेन में से कोई एक कड़ी भी, चाहे वो रूट सर्वर हो या .com, TLD या गूगल का अपना NS, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए या उसमें मसला आ जाए, तो असर तो बहुत बड़ा होगा। जी, कितने वसी असरात हो सकते हैं। लाखों लोग शायद एक वेबसाइट या सर्विस तक ना पहुंच पाएं। ये हमें याद दिलाता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना क्रिटिकल है, कितना रेजिलिएंट यानी लचकदार होना चाहिए इसको। और DNSC जैसी चीजें इसको महफूज बनाने में क्या रोल प्ले करती हैं। हमारा पूरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस इस छुपे हुए सिस्टम पर कितना डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। और हाँ, आखिर में ये भी जरूरी है याद रखना, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी इशारा था, कि डिग जैसे टूल्स को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। हाँ, मतलब बगैर इजाजत किसी के नेटवर्क पर बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड क्वेरीज चलाना या स्कैनिंग करना, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। जिम्मेदारी से इसके बाद इस्तेमाल आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हम नेटवर्किंग, पाइथन या बैश स्क्रिप्टिंग पर एक पूरा डिटेल्ड बेसिक से एडवांस्ड कोर्स लेकर आएं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बस कोर्स चाहिए लिख दें। आपके फीडबैक से ही हम डिसाइड करेंगे कि अगला टॉपिक क्या होगा। अगर आप कुछ नया सीखने को मिला तो इस सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।